पहली बात तो जंग में कोई हारता जीतता नहीं है। जंग में केवल जीत होती है, वो मानवता की हानि की होती है, लोगों का नुकसान होता है। केवल यही एक जीत होती है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, केवल हार ही हार होती है। जीत कोई किसी को लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं, कुछ हार के भी जीत जाते हैं। इसलिए युद्ध में केवल हार होती है, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है। जहां लोग मर रहे हो, जहां लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा हो, मेरा ऐसा मानना है संजीव, कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो कमजोर हो, केवल हार होगी और कुछ नहीं होगा। भारत पे आता हूं। भारत पर इसके दो तरीके के परिणाम आएंगे। एक तो भारत को खेमे चूज करने पड़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ से परिस्थिति बिगड़ेगी, भारत को जियो पॉलिटिकली डिसाइड करना पड़ेगा अपने आप को कि वो किस खेमे में जाना चाहता है। बहुत कठिन ये परिस्थिति होगी भारत की सारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लिए, भारत की गवर्नमेंट के लिए, कि वो किस तरफ। अभी भी बयान देने में बहुत ही संकोच बरतना पड़ रहा है। आपने देखना विपक्ष की तरफ से बयान आया कि आपने खमीनाई साहब के मारने पे एक राष्ट्र का हेड मरा, उसके लिए कोई बयान नहीं दिए। फिर उसके बाद कल बयान आया कि हम अपनी कॉन्डोलेंसेस देते हैं। बहुत कठिन हो जाता है किसी भी देश के लिए कोई भी साइड लेके बात करना। आपका एक बयान, उसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। तो एक तो इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे कि भारत के लिए कठिन परिस्थिति पैदा होगी कि वो किस खेमे में जाए, किस प्रकार की वो अपनी थिंकिंग ले, किस प्रकार का रुझान वो करे, किस तरफ करे। एक तो ये रहेगा। दूसरा, भारत का जो जो आर्थिक इम्पैक्ट है, वो तो आपको, उससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि दुनिया में लड़ाई चल रही हो, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया एक परिवार है। तो कैसे परिवार का एक आदमी अगर पीड़ित है तो दूसरे दूसरे लोग प्रसन्न रहे, नॉर्मल रहे? ये हो नहीं सकता है। आप परिवार में भी कोई बीमार होता है तो आपका सारे परिवार के मेंबर्स का रूटीन बिगड़ जाता है, उनकी मानसिकता भी बिगड़ जाती है, उनका सारा का सारा जीवन जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो भारत के ऊपर भी असर होगा। अभी देखिए, हम आज ही देखिए, अब तेल की बात हो रही थी। हॉर्मुज में हमारा 87% हम अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। ये तेल ज्यादा दिन तक रुके रहा तो अमेरिका ने तो ऐसे परमिशन दे दी, हम 30 दिन की इजाजत देते हैं आपको, आज सुबह आप रशिया से तेल ले लीजिए। अरे भैया, आप कौन होते हैं हमें परमिशन देने वाले? ठीक है, हमने तो कभी बंद भी नहीं किया था रशिया से तेल लेना। आपने कहा हम परमिशन देते हैं, चलिए परमिशन है आपकी तो हम लेते रहते हैं। वैसे हम वैसे भी लेते रहते हैं, आप नहीं भी परमिशन देते तब भी लेते रहते। तो मुझे लग रहा है अच्छी बात है भारत में ये है संजीव, कि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं है। देखिए, जो जो चीज हमारी ड्रॉबैक होती थी, यानी कि हमारी कमी होती थी कि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं। हमारे एक्सपोर्ट $850 बिलियन के आसपास हैं। हमारे इंपोर्ट्स उसमें और $100 बिलियन के आसपास आप ऐड कर लीजिए, करीब 950 $950 बिलियन के बीच में है। ट्रेड डेफिसिट रहता है हमारा करीब 90 से $100 बिलियन का इस समय ट्रेड डेफिसिट है। तो हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं है चाइना की तरह, या और किसी ऐसे देश की तरह जो कि पूरी तरह से निर्भर है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के ऊपर। हम अपने आप में एक दुनिया है। तो मुझे इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से ऐसे युद्ध के इम्पैक्ट हमारे ऊपर धीरे आएंगे, आएंगे जरूर, देर से आएंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ महंगाई पर इम्पैक्ट होगा, कुछ सामान आपको मिलने वाला दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी मैं इसी युद्ध के उदाहरण लूं, तो अब डॉलर के मजबूत होने से हो क्या रहा है कि डॉलर के मजबूत होने से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, कच्चा माल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, वो महंगा आएगा। तो धीरे धीरे ये महंगाई आपकी रसोई तक जाएगी। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये महंगाई धीरे धीरे चुपचाप बिना आपको बताए आपकी रसोई, आपके पेट्रोल डीजल के बिल तक जा सकती है। अगर ये $90-100 पाल करता है तो इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज को दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे आपके लिए महंगाई बढ़ेगी। तो भारत के लिए महंगाई बढ़ने की एक आशंका है अगर युद्ध लंबा चलता है। बाकी जितना बाकी देशों पे इम्पैक्ट होगा जो ग्लोबल है, उतना भारत पर इतना असर नहीं होगा। हम अपने आप में दुनिया है। आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की हम तरफ जितने जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, सामान यहाँ बनने लग जाएगा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट पर भी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अभी जो हाल में टैरिफ की वजह से हुआ, त्यों त्यों हमारे ऊपर इसका असर कम होगा। पर एक एक सीमा तक होगा संजीव। उसके बाद जब भारत को इसमें उलझना पड़ेगा आगे जाके, जैसा आप कह रहे थे, आप कर्नल सोडी की बात बता रहे थे, या जो मैंने पहले बताया कि भारत अपने आप को तटस्थ बहुत दिनों तक नहीं रख पाएगा। तो जब भारत उलझेगा तो फिर तो इसको जियोपॉलिटिकल सीधा इम्पैक्ट भी आएगा। शरद जी, फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है भारतीय, एक आम भारतीय को चिंता करनी चाहिए, पर ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं। शरद जी, कई सवाल आपके उससे निकल के आ रहे हैं। एक तो कुछ भी हो, भारत भले ही जंग का हिस्सा ना हो इसकी, मिडिल ईस्ट वाली की, लेकिन भंवर में भारत फंसा हुआ है और आगे चिंता की बात है। भारत को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, पहला।
दूसरे सर, ईरान और इजराइल तो लड़ रहे हैं, इनका तो काम लड़ने का है, एक दूसरे के ऊपर बमबारी मिसाइल अपनी अपनी रक्षार्थ ही कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ये दो देश लड़ रहे हैं। इनका नफा नुकसान ये जाने, जाहिर सी बात है नफा तो किसी में नहीं है जंग में, दोनों को ही नुकसान होगा। अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका का डॉलर कहाँ खड़ा होगा, ट्रंप की आज क्या हालत होगी और इस युद्ध के बाद? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से मेरे से सवाल पूछ रहे थे, सोने चांदी का ये जो कीमत उतनी क्यों नहीं बढ़ी, फिर बढ़ के गिर क्यों गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन है फिर भी सोने की कीमत गिर रही है। तो डॉलर डॉलर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू, अंग्रेजी में हम बोलते हैं, जो उसकी आंतरिक परिस्थिति है डॉलर की, वो अच्छी नहीं है। पर क्योंकि क्रूड ऑयल दुनिया का ज्यादातर डॉलर में ट्रेड किया जाता है, तो जो $70 पे क्रूड ऑयल था लड़ाई शुरू होने से पहले, वो युद्ध शुरू होने के बाद आज 83-84 डॉलर पे खुला है। तो उससे क्या हुआ है कि डॉलर की डिमांड, आप देखिए, प्रति बैरल $13 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो जब ज्यादा पे करने पड़ते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं। मैं करेंसी का फिर से नाम ले लेता हूं। उसमें यूरो है, उसमें जापानीज येन है, उसमें स्विस फ्रैंक है, ब्रिटिश पाउंड है, स्वीडिश क्रोमा है, कैनेडियन डॉलर है। इन 6 करेंसीज को मिला के एक डॉलर इंडेक्स बनती है। वो डॉलर इंडेक्स, इस समय डॉलर उस इंडेक्स के मुकाबले मजबूत हो गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। डॉलर मजबूत नहीं हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है। उस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। उस कारण से, जैसा मैंने कहा, कि डॉलर मजबूत होगा तो हमारा हमारा जो बाकी भी हम सामान मंगाते हैं, वो भी सामान महंगा हो जाएगा। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, उसकी परिस्थिति खराब है। आपने कहा अमेरिका कहाँ खड़ा है, अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति खराब नहीं, बहुत खराब है। $39 ट्रिलियन का उसके ऊपर लोन है। टैरिफ अभी बीच मझधार में लटकी हुई है। ट्रंप साहब के वो जो सेक्शन 122 के अंदर टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, उस बीच ही तो ये लड़ाई शुरू कर हो गई या करवा दी गई। ध्यान भटकाने की कोशिश थी या जो भी थी, वो आप स्वयं सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ही समझते रहे। तो वो जो टैरिफ वाला बम था, वो बम तो अभी अभी रखा हुआ है। जो ट्रंप साहब कह रहे थे मैं इतना लगा दूंगा, कोई गेम ना खेले मेरे से, ये ना करे वो ना करे, वो जो सारी बातें कर रहे थे, वो तो अभी लोग भूले हुए हैं, खुद भी वो पता नहीं भूले हुए हैं कि नहीं, या वापस उस पर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की आंतरिक परिस्थिति खराब होने की वजह से डॉलर कमजोर होगा। लॉन्ग टर्म में डी डॉलराइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपको होती दिखाई देगी। बीच बीच में ये डॉलर का ऊपर जाना, और आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप डॉलर को ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका कमजोर होगा। अमेरिका ये जो अपनी बादशाहत दिखाता है, अमेरिका जो अपनी शहनशाही दिखाता है, अमेरिका जो अपना रुआब दिखाता है, अमेरिका जो अपना रुतबा दिखाता है, अमेरिका जो अपनी दादागिरी दिखाता है, ये दादागिरी में आपको कमी आती दिखेगी। जैसे ही इसमें कमी आएगी, आपको डॉलर कमजोर होता दिखाई देगा और दुनिया की बाकी करेंसीज आपको अपने आप मजबूत होती दिखाई देंगी। संजीव। शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत का जो होगा होगा, भारत भंवर फंसा है आज नहीं तो कल, उसको निपटना है, अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, अपनी कूटनीति, सामरिक नीति, विदेश नीति अपनी तैयार करनी होगी। सवाल भारत का है, लेकिन ये तय है कि जंग भले ही ईरान और इसराइल लड़ रहे हों, मगर दम ट्रंप, अमेरिका और उनका डॉलर भी तोड़ेगा, आज नहीं तो बहुत जल्दी आने वाले कल में। आपने बिल्कुल सही कहा है। अब तक चूंकि आपका स्पेशलाइजेशन है, इस सब का मैं सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ये जो मिडिल ईस्ट में जंग है, इससे दुबई का जो बिजनेस है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के आसपास आप कहीं भी देखिए, भारत तो बहुत करीब है, बहुत दूरी नहीं है दुबई से। इसके सर बिजनेस जो रियल एस्टेट है, गोल्ड का बिजनेस है, और इंडिया के लिए दुबई सब कुछ है। अमेरिका सब कुछ नहीं है, लंदन कनाडा सब कुछ नहीं है, ब्रिटेन नहीं है उसके लिए। हिंदुस्तानी खासतौर बॉलीवुड के लिए आज की तारीख में 5-6-8 साल से मैं देख रहा हूं दुबई सब कुछ है। लेकिन इस आग की तपिश लपटें दुबई भी पहुंची हैं, तो क्या सर दुबई पे भी कुछ असर बिजनेस पे पड़ेगा? चुका है संजीव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दुबई यहाँ से 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है। आप यहाँ से आप नोएडा बैठे हैं इस टाइम या दिल्ली बैठे हैं, वहां से आप चेन्नई जाएं तो 3 घंटे लगते हैं, उतनी देर में आप दुबई पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दुबई की जो रियल एस्टेट बूम था, दुबई के, देखिए, यूएई के पास तेल तो खत्म होने लगा था। तो मुझे याद है बहुत साल पहले वहां के जो किंग हैं, उन्होंने कहा था कि भाई आप जो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको ऑल्टरनेट। तो उन्होंने दुबई ने टूरिज्म पे फोकस किया। दुबई में देखने की जितनी जगह है एक छोटे से शहर में, शायद आपको दुनिया के किसी शहर में इतनी जगह देखने को नहीं मिलेगी। बहुत भारतीय एट अ गिवन टाइम वहां पर सैकड़ों भारतीय टूरिस्ट पहुंचे होते हैं। बहुत महंगा भी नहीं, सस्ता पड़ता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, छोटी फ्लाइट है। वो प्रभावित हुआ है टूरिज्म और रियल एस्टेट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने वहां शहनशाही बंगले ले रखे हैं, बड़े लैविश बंगले। बहुत सारे लोग तो रहते ही वहीं
हैं, विवेक ओबरॉय साहब हैं, सोनू निगम है, और भी वो शाहरुख खान साहब का वहां पर पाम जुमेरा में बंगला वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत उसके बारे में चर्चा चलती रहती है। मुझे लग रहा है दुबई का रियल एस्टेट क्रैश करेगा, क्योंकि दुबई को बहुत बुरी तरह से ईरान ने एक तरह से आहत किया है। जगह जगह उन्होंने मिसाइल गिराई हैं और लोग अपने आप को दुबई में सेफ नहीं मान रहे हैं। मेरी किसी से जानने वाले से बात हो रही थी, वो दुबई से अपने आप को शारजा किसी दोस्त के यहाँ रुके हुए थे। फिर उनको कहा गया, क्योंकि शारजा और दुबई भी मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता है, उनको कहा गया कि आप और दूर चले जाइए। तो एक यूएई 7 एमिरेट्स को मिला के बनता है, तो अजमान है एक और एमिरेट, वहां चले गए, वो थोड़ा और दूर है। हालांकि फिर इसके बाद पता लगा फ्यूजेरा जो एक और एमिरेट है, वहां पर उन्होंने उसकी ऑयल रिफाइनरी के पास एक बम गिरा दिया। तो यूएई बहुत छोटी सी कंट्री है, 7 एमिरेट है, आप पूरे देश को सुबह से शाम तक कार से ही ट्रैवल करें तो आप कवर कर सकते हैं, और दुबई तो बहुत ही छोटा है। तो दुबई की रियल, मुझे लग रहा है आपके शो के माध्यम से मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मिडिल ईस्ट में रहते हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट क्या, यूरोप और अमेरिका में भी रहते हैं, मैं उनको एक व्यक्तिगत संदेश देना चाहता हूं। मुझे इन देशों का क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कठिन काम है जो आप मैं कह रहा हूं, और आप शायद कर पाए ना कर पाए। आपको अपने देश, अपने वतन वापस लौटने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर देना चाहिए। आपका वहां बिजनेस है, नौकरी है, घर है, बच्चे हैं, समय लगेगा, लपेटते लपेटते इतनी जल्दी कहीं से बोरी बिस्तर उठा के नहीं जाए। मेरी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते ये सलाह है कि इन देशों का भविष्य आगे आर्थिक तौर पर, मुझे आर्थिक क्या, अब तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं नजर आता है। तो इसलिए आप जितनी जल्दी वहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के यहाँ पर आएंगे उतना अच्छा है। आपको कंसिडर करना चाहिए, आपको इस पे सोच विचार करना चाहिए। अपने जो वहाँ एसेट्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सबको धीरे धीरे लिक्विडेट करके भारत में ले आइए। मैं ये नहीं कहता कि भारत सदा सुरक्षित रहेगा, जिस विश्व युद्ध की हमने बात करी संजीव शुरू में, पर भारत इसमें बहुत आगे जाके उलझेगा। आप रिलेटिवली भारत में सेफ रहेंगे, और भारत में लाया हुआ पैसा आपका बढ़ भी जाएगा, क्योंकि वहां की करेंसी भारत से मजबूत है। आप दुबई भी 25 रुपए का इस टाइम दिरहम हो रहा है, तो आप दिरहम यहाँ लेके आएंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। आप ब्रिटेन में 110-120 रुपए का पाउंड हो रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा। डॉलर भी 92-91 का है। आप लेकर आइए और यहाँ पर निवेश करिए, यहाँ पर नौकरी ढूंढिए, यहाँ पर बिजनेस करिए। ये मैं आपको निजी तौर पर सलाह देना चाहता हूँ। और अगर आप मेरी बात को परखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर 2 साल इंतजार करना पड़ेगा।